इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की गणित का आव्यूह चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि आव्यूह होता क्या है, फिर आव्यूह की कोटि यानी उसका क्रम क्या होता है, आव्यूह के प्रकार और साथ ही आव्यूह का चैप्टर नंबर 3.1 भी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता देते हैं आव्यूह होता क्या है। किसी भी आंकड़े को अगर आप बड़े कोष्टक के अंदर लिख देते हैं वह आपका क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आंकड़ा हो सकता है, जैसे कह लीजिए ए बी सी डी ई और यहाँ पर आपका एक एफ हो गया। इसको आपने इस तरह से ब्रैकेट में लिख दिया, कोष्टक में लिख दिया, तो ये आपका आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, यह तो हो गया आव्यूह। सीधी सी इसकी बात कर सकते हैं कि किसी भी आंकड़े को कोष्टक के अंदर लिखना ही क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। यह तो हो गया आव्यूह। अब हम बात करेंगे आव्यूह की कोटि के बारे में कि इसकी कोटि क्या होती है। तो कोटि बताने से पहले आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आव्यूह में जो यह लाइन होती है, देख रहे हैं यह लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज पंक्ति। क्या बोलते हैं, क्षैतिज पंक्ति बोलते हैं इसको। और इसे हम लोग रो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रो। और उसके बाद यह वाली जो लाइन है इसको हम लोग कॉलम यानी ऊर्ध्वाधर, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर पंक्ति। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर पंक्ति। इसको कॉलम यानी सी से व्यक्त करते हैं, इसको रो यानी आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इस आव्यूह की कोटि की, तो पहले हम लिखते हैं क्षैतिज। पहले हम क्या लिखते हैं, क्षैतिज। और क्षैतिज को हम व्यक्त भी करते हैं यम से और ऊर्ध्वाधर को व्यक्त करते हैं यन से, यानी क्षैतिज यम गुणे यन। यह बताता है यम गुणे यन कि यह कितने बाय कितने का आव्यूह है आपका। यम का मतलब कि इसमें जो क्षैतिज पंक्ति है, तो क्षैतिज पंक्तियां देखने कितनी है, 2। पहली पंक्ति या दूसरी पंक्ति है, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे। अब कॉलम कितने हैं, 3, तो पहले 3 लिख देंगे। सबसे पहले हम क्षैतिज को व्यक्त करेंगे, फिर उसके बाद कॉलम को। उसी प्रकार से और एक चीज देख लीजिए, जैसे हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे यहाँ 3 लिख दिया गया, 4 5 6 7 2 1 4 0 3 5 4, यह हमारे कुछ इस प्रकार से कोई एक आव्यूह है। ठीक है, अब इस आव्यूह में पूछा जाएगा इस आव्यूह का क्रम क्या है, इसकी कोटि क्या है। तो इसकी आव्यूह यानी सबसे पहले याद रखेंगे क्षैतिज। तो क्षैतिज में कितना है, 1 2 3, यानी R1 R2 और R3, यही ना है। तो इसका हो जाएगा 3 गुणे। अब कॉलम की बात करेंगे तो C1 C2 C3 C4, 4 कॉलम है, 3 गुणे 4। अब बात करेंगे कि इस आव्यूह में कितने अवयव हैं, तो इन अवयवों की संख्या देखिए, हमको गिनने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ यहीं से पता कर सकते हैं कि 3 गुणे 4 यानी 12 अवयव इसमें हैं। कितने अवयव हैं, 12 अवयव हैं। ठीक है, यह तो हो गया इसकी बेसिक जानकारी। अगर हम लोग सवाल को इस तरह सॉल्व करते चलेंगे, बाकी और भी जानकारी आपको मिलती चली जाएगी। ठीक है, और एक चीज, इन आव्यूहों में जैसे इसके कई प्रकार भी होते हैं। इन आव्यूहों के कई प्रकार भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ लिखा गया है। जैसे आपसे बताया गया है कि स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, वर्ग, आयताकार, इस प्रकार से और भी आव्यूह यहाँ पर कुछ के नाम लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्तंभ आव्यूह क्या है। स्तंभ मतलब एक सीधा खंभे की जैसा, यानी ऐसा आव्यूह होना चाहिए जिसमें एकदम क्या हो, एकदम सीधा हो। ठीक है, आइए देख लेते हैं उसके एग्जांपल के माध्यम से। तो जिसे जैसे लिख सकते हैं 2 4 5, देख रहे हैं, यह एक स्तंभ के जैसा है। यानी कह सकते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, एक स्तंभ यानी एक कॉलम हो, तो यानी एक क्षैतिज कॉलम, सॉरी ऊर्ध्वाधर कॉलम होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर पंक्ति होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्तंभ। क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह। अगर इसकी बात करें कि क्रम का, तो 1 2 3 पंक्ति हैं और एक कॉलम है, तो यह हो गया आपका स्तंभ आव्यूह। अब बात आती है कि पंक्ति आव्यूह क्या होता है। इसी को आप पलट दीजिए, तो इसी को आप पलट देंगे तो हो जाएगा 2 4 5। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, जिस आव्यूह में सिर्फ एक पंक्ति हो उसको हम क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह। इसका अगर क्रम देखें तो 1 का क्रम है, सिर्फ एक पंक्ति है, और कॉलम कितने हैं, 3,
तो हो जाएगा 1 गुणे 3। अब उसके बाद बात आती है कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। वर्ग आव्यूह देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 5 4 3 2। अब इसको इस प्रकार से हमने इसमें बंद कर दिया कोष्टक में, तो आप देखेंगे कि इसमें जो 2 क्षैतिज पंक्ति हैं और 2 कॉलम है, यानी इसमें कॉलम और क्षैतिज पंक्तियों का जो क्रम है वह दोनों बराबर है। यानी यम, पहला यम होता है, दूसरा क्या होता है यन, दोनों का मान इक्वल होगा, तो हम कहेंगे कौन सा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। अब इसी तरह से देखेंगे कि आयताकार आव्यूह क्या होता है। आयताकार आव्यूह में मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं 5 4 2 3 5 2। देखने से ही आपको लग रहा है कि इसका जो आकार है वह आयत के जैसा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आयताकार आव्यूह कहेंगे। इसमें क्या होता है, इसका जो क्रम, तो 2 क्षैतिज पंक्तियां हैं और कॉलम कितने हैं, 3, तो 2/3 भी कर सकते हैं आप। अब रिक्त आव्यूह की बात आती है कि रिक्त आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, कुछ भी ना हो, उसमें रिक्त होगा ना, तो ये हो सकता है 0 0 0 0 0 0, या आपको इसको शून्य आव्यूह कह सकते हैं या रिक्त आव्यूह कह सकते हैं। इस आव्यूह का क्रम क्या होगा, 2 गुणे 3 होगा, ठीक है, ये आपका रिक्त आव्यूह हो गया। इकाई आव्यूह क्या होता है, यानी ऐसा आव्यूह, समझ रहे हैं, जिसमें उसके जो विकर्ण का मान हो वो सिर्फ 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल के स्वरूप हम आपको बता दें, 1 1 1, 0 0 0 0 0 0, यानी ये जो विकर्ण का मान आ रहा है वह कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब ये आपका क्या कहलाएगा, इकाई आव्यूह कहलाएगा। और एक चीज, लेकिन वह सिर्फ 1 होना चाहिए। अगर मान लीजिए 1 के अलावा अगर 3 3 हो गया, तब आप क्या कहेंगे, तब ये आपका इकाई आव्यूह नहीं बल्कि क्या कहलाएगा, अदिश आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अदिश आव्यूह कहलाएगा। लेकिन हाँ, अदिश आव्यूह में 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीनों क्या होने चाहिए, अगर 3/3 का है तो इन तीनों जो उसके मान होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, और बाकी जो अवयव होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह में जैसे आपके जो भी इसके आव्यूह को मान मिल रहा है, जैसे 3, यहाँ पे 4 हो गया, अब यहाँ पे आप 5 भी कर सकते हैं, यानी इसके जो अवयव है विकर्ण के रूप में तो मिल रहे हैं, लेकिन इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसके जो विकर्ण होने चाहिए वह समान होने चाहिए। जैसे कि हम आपको बता दें, इकाई आव्यूह में एक बाउंडेशन है कि उसके जो भी अवयव होने चाहिए वह 1 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। अब 1 के अलावा अगर कुछ और हो गया, 1 के अलावा मान लीजिए अगर कुछ और हो गया, चाहे या 2 कह लीजिए, 2 कह लीजिए, 2 कह लीजिए, तब यह इकाई आव्यूह नहीं बल्कि क्या कहलाएगा, अदिश आव्यूह कहलाएगा। अगर यह बराबर नहीं है, इसमें कुछ चेंजिंग है इसके मान में, मान लो ये 4 हो गया या 5 हो गया, इसके मान में चेंजिंग है, तब यह कौन सा आव्यूह कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये थे आपके आव्यूह के कुछ प्रकार। अब हम सीधे चलेंगे प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करने के लिए। ठीक है, आव्यूह ए बराबर, देखिए आपको एक आव्यूह दिया है, ठीक है, काय के लिए ज्ञात कीजिए। पहले इसमें पूछा है कि जो आपका आव्यूह दिया गया है कि आव्यूह की कोटि क्या है, अवयवों की संख्या पूछा है, फिर पूछा है A13, A21, A33, A24 और A23, यानी जो दिया है ये इसका जो यह स्थान कौन कौन सा है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो पहले चलिए इसकी हम कोटि निकाल देते हैं, इसके पहले क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। पहले क्वेश्चन में इसने पूछा है कि आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, अभी हमने आपको निकालना बताया कोटि किस प्रकार से निकालते हैं। कोटि को हम व्यक्त करते हैं यम गुणे यन से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पंक्ति लिखते हैं, पंक्ति यानी जिसको हम रो कहते हैं, ठीक है। तो रो कितना है, 1 R1 R2 R3, कितने रो हैं, 3 रो हैं, तो यानी हम 3 गुणे, अब पंक्ति कितनी है, कॉलम C1 C2 C3 C4 यानी 4। आपको ऐसे R1 R2 R3 लिखना नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं, ठीक है। तो यानी जिसकी कोटि जो होगी वह 3 गुणे 4 की होगी। अब इसका दूसरा क्वेश्चन कि अवयवों की संख्या पूछा है, अवयवों की संख्या, कि इसके अवयवों की संख्या क्या होगी।
तो इसके अवयवों की संख्या देखिए सिंपल सा है, इसके कोटि का हम गुणा कर देंगे तो 3 चौक के कितना हो जाएगा 12। टोटल इसमें 12 अवयव हैं। ठीक है, कितने टोटल कितने 12 अवयव हैं, कितने अवयव हैं 12। जैसे देखिए 1 2 3 4, 4 ठो ऐसे 3 ठो ऐसे हैं, पंक्ति है 4 कालम में, तो 4 3 12 अवयव हो गए। अब बात आती है तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताना है A13 यानी A13। इसका मतलब क्या हो गया, यानी A जो है A के स्थान पर पहले रो का तीसरा कॉलम क्या है। कहने का मतलब क्या है कि A जो है, ये मान लीजिए कोई आपको एक संकेतांक दे दिया गया है, पूछ रहा है A देकर A13 कि पहला रो और तीसरा कॉलम के स्थान पे कौन सा है, जरा बताइए। तो A13 बराबर देखिए पहला रो, तो आपने यहाँ पहला रो आपका है R1 और ये आपका क्या है R2, ये आपका क्या है R3, यह C1 है, यह C2 है, यह C3 है और यह C4 है। तो पहला रो में देखिए आपका हो गया R1, तो पहला रो आपका यह है। तीसरा कॉलम, यह तीसरा कॉलम, तो कॉलम तीसरा और पहला रो का कितना है 19, तो पहला 19 हो जाएगा। अब पूछा है A21 यानी जो आपको अवयव बताना है वह दूसरे रो का पहला कॉलम, दूसरे रो का पहला कॉलम, तो दूसरा रो देखिए यह है। ठीक, और पहला कॉलम यानी यह आपको मिला 35। उसी प्रकार से बताना है A33, आपको उस अवयव का बताना है जो तीसरे रो के तीसरे कॉलम पर है, तीसरे रो के तीसरे कॉलम, तो तीसरा रो यह आएगा इस लाइन में और तीसरा कॉलम यहाँ पर देख रहे हैं, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो कितना है -5 है, यहाँ पे कितना लिख देंगे -5 लिख देंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा है A24 यानी दूसरे रो का चौथा कॉलम, पहले रो यानी रो मतलब क्षैतिज पंक्ति, 4 मतलब कॉलम, कॉलम यानी जो आपको कॉलम बता रहा है यहाँ पे, तो कॉलम यानी आपका जो ऊर्ध्वाधर पंक्ति है, तो दूसरा रो आपका यह होगा और चौथा कॉलम यह होगा, तो दूसरा रो यहाँ पे आया और चौथा कॉलम में आ गया 12, यहाँ पर कितना लिख देंगे 12 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या रहा है A23 दूसरे रो का तीसरा कॉलम, दूसरे रो का तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो यह हो गया और तीसरा कॉलम का यानी 5/2, कितना हो जाएगा 5/2। तो इस प्रकार से ये आपके पहले क्वेश्चन का सलूशन था। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, यह आपको नहीं बताया गया है कि आव्यूह जो है आपको कितने बाय कितने का है, सिर्फ इतना बताया गया है कि इस आव्यूह में जो आपका आव्यूह है वह कोई भी एक आव्यूह होगा, उसमें 24 अवयव हैं। देखिए अवयव यही होता है जो इसके बीच में संख्या भरी हुई है, यही अवयव है। इसमें कितना अवयव है 12, लेकिन यह जो आव्यूह है उसमें 24 अवयव हैं। तो संभव इसकी कोटियां क्या होंगी, तो संभव मतलब यानी ऐसे कितने आव्यूह हो सकते हैं कि जिनमें 24 अवयव होंगे, उनकी कोटि आपको बतानी है। ठीक है, तो चलिए उसकी कोटि के बारे में हम लोग देख लेते हैं, उसकी कोटि क्या होगी। फिर कह रहा है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो उसकी कोटि क्या होगी। 2 क्वेश्चन आपसे पूछा है। पहला क्वेश्चन जब 24 अवयव हो तब क्या होगा, और जब इसमें 13 अवयव हो तब क्या होगा, सिंपल सा है। अब हम कर देंगे 24 किस किसके पहाड़ा में आता है। देखिए 24 जो आता है वह 1 के पहाड़ा में 24 बार में आता है। ठीक, दूसरी कंडीशन 24 कब आता है, 2 के पहाड़ा में अगर हम देखेंगे तो 12 बार में आता है। पहले इसको हम गुणनखंड के रूप में आप व्यक्त कर लीजिए, फिर उसके बाद देखिएगा। 24 देखेंगे तो 3 के पहाड़ा में 8 बार में आता है। ठीक, फिर अगर आप देखेंगे 24 को तो 4 के पहाड़ा में कितनी बार में आता है 6 बार में आता है। फिर आप देखेंगे 24 को 5 के पहाड़ा में तो नहीं, लेकिन अब 6 के पहाड़ा में 4 बार, अब रिपीट होने लगा। फिर 24 देखेंगे तो यह रिपीट हो गया, अब इसका नंबर आएगा यानी 8 × 3। फिर आप देखेंगे 24 किसके पहाड़ा में आएगा, फिर ऊपर से आएगा रिपीट होके, यानी हो जाएगा, क्योंकि 9 में भी नहीं आता है, 10 में भी नहीं, 11 में, सीधे 12 में आता है। तो 12 में कितनी बार में आएगा 2 बार में। फिर 24 जो आएगा यह वाला रिपीट होके आ जाएगा, यानी सीधे 24 × 1। यह आपको ऐसे लिखना नहीं है, बस हम आपको एक संकेतांक के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, 24 × 1।
अब इनका मतलब समझ लीजिएगा। अब इतने प्रकार के हम अवयव बना सकते हैं। कितने प्रकार के? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 प्रकार से अवयव बना सकते हैं जिसमें 24 अवयव हो। जो अगर किसी अवयव में अगर 24 अवयव हैं तो हम उसमें 8 प्रकार से उसके अवयव को बना सकते हैं। जैसे कि पहला अवयव हमारा हो सकता है 1, यानी एक पंक्ति 24 कॉलम हो सकते हैं। दूसरा अवयव 2 रो 12 कॉलम हो सकते हैं। 3 रो 8 कॉलम हो सकते हैं। 4 रो 6 कॉलम हो सकते हैं। 6 रो 4 कॉलम हो सकते हैं। 8 रो 3 कॉलम हो सकते हैं। 12 रो 2 कॉलम हो सकते हैं। 24 रो 1 कॉलम हो सकता है। इस प्रकार से इनमें से इतनी संभव इसकी क्या है? कोटियां हैं। तो पूछा है तो संभव कोटियां बताना है, तो आप लिख सकते हैं तो संभव कोटियां नहीं लिख सकते हैं इस प्रकार से 24 अवयव, 24 अवयव लिख दीजिए यहाँ पर। 24 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियां जो इसकी होगी, पहला जो होगा वह 1 गुणे 24 हो सकता है, ठीक। दूसरा जो होगा 2 गुणे 12 का हो सकता है। तीसरा जो होगा 3 गुणे 8 का हो सकता है। चौथा जो होगा 4 गुणे 6 का हो सकता है। फिर अगला जो होगा 6 गुणे 4 का हो सकता है। फिर उसके बाद 8 गुणे 3 का हो सकता है। फिर उसके बाद 8 गुणे 3 के बाद देखेंगे 12 गुणे 2 का हो सकता है। 12 गुणे 2 के बाद अगर आप एक और देखना चाहेंगे तो 24 गुणे 1 का हो सकता है। यह तो हो गई 24 अवयव वाले जो उसके अवयव की जो कोटियां होंगी, इतने प्रकार के संभव हो सकती हैं। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन और आपसे कर दिया है, यदि इनमें 13 अवयव हो, अगर हम 13 का गुणनखंड करके देखना चाहें तो 13 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 13, या 13 लिख सकते हैं 13 गुणे 1। बस इसके अलावा और हम कुछ इसको लिख नहीं सकते हैं। इसमें जो 13 अवयव वाले इसके जो संभव कोटियां हो सकती हैं, या तो एक पंक्ति 13 कॉलम हो या 13 पंक्ति 1 कॉलम हो। इसके अलावा कुछ और दिख नहीं रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 13 अवयव वाले अवयव की कोटि, अवयव की संभव कोटि लिखिए। अवयव की संभव कोटि क्या हो सकता है, यहाँ पे लिख देते हैं 1 गुणे 13 हो सकता है या 13 गुणे 1 हो सकता है। बस इसके अलावा कोई और कोटि आपको मिलेगी नहीं। तो यह थे आपके क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में सेम ही क्वेश्चन दिया है, बस उसमें सिर्फ एक चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है? कह दिया कि उसमें 18 अवयव और दूसरे जहाँ 13 है वहां पर कह दिया 5 अवयव। बाकी सेम क्वेश्चन यही है, तो आप इसको इस प्रकार से लगा सकते हैं। चलिए इसको भी हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर की संख्या बदल जाएगी, यह 2 था, अब 2 से हम यहाँ पे 3 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना कर देंगे? 3 कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। सेम कंडीशन कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, कितने कहा है? 18 अवयव हैं, और फिर पूछा तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, यदि इनमें 5 अवयव हो तो इसकी कोटियां क्या होंगी। तो चलिए पहले हम 18 का देख लेते हैं। तो 18 के पहले हम यह देखेंगे कि 18 का जो इसका अवयव का गुणनखंड हम किस प्रकार से कर सकते हैं। 18 को लिख सकते हैं 1 गुणे 18, और हम 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 9 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 गुणे 9, फिर और 18 किसी पहाड़ा में आता है? 3 के पहाड़ा में 6 बार में, ठीक है। 4 के पहाड़ा में 18 नहीं आता, 5 के पहाड़ा नहीं, 6 के पहाड़ा में आता है। तो अगर हम जब 6 के पहाड़ा में पढ़ेंगे तो 6 3 18। अब देखिए रिपीट होने लगा इधर से उधर। अब इधर आएगा फिर यह हो जाएगा 9 के पहाड़ा में 2 बार। फिर 18 को देखेंगे तो 18 के पहाड़ा में सीधे आएगा 1 बार में। इतनी संभव स्थितियां, इतने प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं इस प्रकार से, लिखेंगे 18 अवयव वाले अवयव की संभव कोटि इसकी संभव कोटि क्या हो सकती है? 1 गुणे 18 हो सकता है,
दूसरा हम देखेंगे तो 2 गुणे 9 हो सकता है। तीसरा देखेंगे 3 गुणे 6 हो सकता है। अगला देखेंगे तो 6 गुणे 3 हो सकता है। फिर 9 गुणे 2 हो सकता है। और लास्ट में 18 गुणे 1 हो सकता है। तो यह होंगी 18 अवयव वाले आव्यूह की जो संभव कोटियां हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त कोई और आव्यूह नहीं बन पाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन किया है कि 5 अवयव वाले, तो जब हम 5 का करेंगे तो 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। और 5 का एक और होता है 1 गुणे 5। इसके अतिरिक्त आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। लिखेंगे 5 अवयव वाले, 5 अवयव वाले आव्यूह की कोटि के बारे में हम लिखेंगे। ठीक है। 5 अवयव वाले आव्यूह की संभव कोटि। ठीक है। तो क्या हो सकती है संभव कोटि? या तो 5 गुणे 1 हो सकती है या 1 गुणे 5। इसके अतिरिक्त कोई और कोटि नहीं हो सकती है। ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ठीक है। 4 में क्या कहा है? पहले 4 देखिए। कहा है एक 2x2 यानी 2 गुणे 2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है। यह जो आपको दिया गया है इसमें आपको आव्यूह बनाना है, लेकिन इस आव्यूह में एक कंडीशन दे रखा है। ठीक है। और हाँ, याद रखिए कि यह 2x2 का आव्यूह बनाना है। तो हम आपको बता दें कि 2x2 का आव्यूह बनाते कैसे हैं। ठीक है। यानी देखिए, यानी आपका कोई भी अवयव होगा, इस अवयव की क्या स्थिति है? यह पहले रो के पहले कॉलम में है। ठीक। दूसरा जो अवयव होगा यह पहले रो के दूसरे कॉलम में है। ठीक। अब यह जो होगा दूसरे रो के पहले कॉलम में है और यह दूसरे रो के दूसरे कॉलम में है। यह 2x2 का आव्यूह बन गया। अगर वही कहा जाता कि 2x3 का आव्यूह बनाइए, तो 2 रो और 3 कॉलम होने का मतलब यह हो जाता 1 3 और यह हो जाएगा 2 3। समझ रहे हैं कि नहीं? अब उसी प्रकार से कितने हो गए? 2x3 का आव्यूह हो गया। तो इसी प्रकार से आव्यूह बनाना आपको है। और यह जो 1 1 दिया है, 2 1 दिया है, 2 2 दिया है, 1 2 दिया है, 1 3 दिया है, 2 3 दिया है, यानी जो पहला हुआ i का मान है, दूसरा क्या है? j का मान कह सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या करना है। तो चलिए इसके हम लोग आव्यूह बना देते हैं। जिस प्रकार से वो कंडीशन आपको दिया है उस कंडीशन को फॉलो करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? अवयव ज्ञात करने। याद करिएगा कि इसमें किस प्रकार से बनाना है। 2x2 का आव्यूह यही होगा 1 1 2 1 1 2 और इसका 2 2। बस यही 2x2 का आव्यूह है। तो पहले हम a11 ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a11 यानी i की जगह 1 और j की भी जगह 1। तो यहाँ पर भी यही रखेंगे, i की जगह 1 प्लस j की भी जगह 1। इसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर, और ये बटा में क्या कर देंगे? 2। तो ये क्या होगा? 2 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4/2। इसको हल कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2। यानी a11 की जगह पे कितना हम रख सकते हैं? 2। अब उसी प्रकार से हमको क्या निकालना है? a12 यानी a12। तो i की जगह देखो हम क्या रखेंगे? यहाँ पहले i फिर j। तो i की जगह क्या रखेंगे? a प्लस j की जगह क्या रखेंगे? 2। इसका भी हम क्या कर देंगे? स्क्वायर, बटा में क्या है? 2। 2 1 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9/2। अब 9/2 है तो 9/2 ही रहने दीजिए, इसको बदलने का प्रयास ना करिए। ठीक है। अब उसके बाद a21 ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए i की जगह पर 2 है। देखिए i की जगह हम क्या है? 2 प्लस j की जगह पर क्या है? 1। इसका हम स्क्वायर कर देंगे, बटा में 2। 2 1 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9/2। ठीक है। अब उसी प्रकार से a22 करेंगे। a22 यहीं पे मान सबको ला के इसी में रखना है, हमको याद रखिएगा। i का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो 2, फिर j का भी मान हम कितना रखेंगे? 2। इसका स्क्वायर कर देंगे, बटा में 2। 2 2 कितना आ जाएगा? 4। तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 बटा में 2। काट देंगे, कितनी बार में कटेगा? 8 बार में। तो अब हम निकालेंगे इसका आव्यूह। क्या लिखेंगे? आव्यूह। ठीक है। और आव्यूह हम मान लेते हैं कि a बराबर हम लिख रहे हैं, कुछ भी मान लीजिए, a बराबर मान लीजिए।
तो आप भी ए बराबर रखेंगे तो इसका आप व्यापक रूप लिख सकते हैं, चाहे A11 A12 A21 A22 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिख दीजिएगा। ठीक, यह कितने बाई कितने का है, 2 बाई 2 का, 2 रो और 2 कॉलम है। सभी आप का मान यहीं पर ला कर दीजिए। A11 का क्या है, 2 है। ठीक, A12 का क्या है, 9/2 है। ठीक है, A21 का कितना है, 9/2 है। कितना है, 9/2। अब उसके बाद A22 का कितना है, 8 हो गया। तो यह आपका आव्यूह बन गया 2/2 का। यही आव्यूह आपको बनाना था। तो यह हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, यह कौन सा था, पहला। अब हम इसी का दूसरा वाला हल करेंगे। वह भी कितने का बनाना है, 2/2 का ही बनाना है। तो चलिए 2/2 का बना देते हैं। उसको आप नोट कर लीजिएगा, ये नहीं करना, बस इतना ही आपका यह क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे वाले में। कि दूसरे वाले में क्या कहा है, दूसरा वाला आपका दिया है AIJ बराबर I/J। हमने भी बताया 2/2 का कैसे, 2/2 का कैसे निकाल देते हैं, 1 1 1 2 1 2 1 और 1 2 2। यही है 2/2 का। इसी के आधार पर निकालेंगे। पहले हमको निकालना पड़ेगा A11, I का भी मान 1, J का भी मान 1। तो I का भी मान 1, J का भी मान 1, कितना आ गया, 1 आएगा। अब हम निकालेंगे A12, I का मान 1 और J का मान 2। अब 1/2 ही रहेगा यार। ठीक, उसी प्रकार से अब हमारा हो गया। अब क्या निकालेंगे, A21 यानी A21 निकालेंगे। I का मान 2, J का मान 1, हल कर देंगे, कितना आएगा, 2। A22 निकालेंगे, यानी I का मान 2 और J का भी मान 2। 2 से 2 कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपने सभी चारों अवयवों को निकाल लिया। अब आव्यूह में रख दीजिए, सीधे लिख देंगे आव्यूह। आप A बराबर मान के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आव्यूह A बराबर जो आपका यह आव्यूह आ रहा है। अब मानक इसके साथ व्यापक रूप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A11 A12 A21 A22। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, से। इसी के आधार पे हमने 2/2 के आव्यूह की रचना की है। ठीक है, तो चलिए A11 का मान हमने कितना निकाला है, 1। A12 का मान देखिए कितना है, 1/2 आया है। A21 का मान कितना आया है, 2। A22 का मान कितना है, 1। और ये जो कितने का आव्यूह है, 2/2 का आव्यूह है। ठीक है, इस प्रकार से आपका चौथे का दूसरा था। अब हम इसका लगाएंगे तीसरा वाला पार्ट, चौथे का तीसरा। चलिए तीसरा देख लेते हैं इसका। जब हम तीसरा देखेंगे इसका, तो चलिए लिख देंगे AIJ बराबर दिया है I + 2J का स्क्वायर बटा में 2 है। तो इसमें भी 2/2 का ही बनाना है। सेम कंडीशन, A11 निकालेंगे। A11 का मतलब I का भी मान 1, 2 तो पहले से है, और J का भी मान 1 और बटा में 2, इसका भी स्क्वायर। अब इसको समझिएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, 2 1 3, 3 का वर्ग 9, 2 1 का 2, 2 1 3, 3 का वर्ग 9, तो 9/2। अब A11 के बाद A12 अब निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा A12 बराबर I का मान 1 + 2 और J का भी मान 2 है, यहाँ पे हम 2 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, बटा में 2 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 1 5, 5 का वर्ग 25 बटा में 2, 2 दूना 4 1 5, 5 का वर्ग 25। अब उसी प्रकार से दोनों निकल गया। अब A21 निकालेंगे, A21 यानी I का मान 2 है प्लस 2 गुणे, देखिए 2 गुणे J का मान कितना है, 1, इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया और बटे में क्या लगाना है, 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, देखिए 2 1 कम 2 और 2 2 4, 4 का वर्ग 16/2। अब हम A22 निकालेंगे। ठीक, I का भी मान 2, देखिए यहाँ पर I का मान 2, फिर 2 गुणे J का भी मान 2, इसका स्क्वायर कर देंगे और बटा में 2, 2 दूना 4, 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 और 6 का वर्ग 36/2। इसे अगर आप काट देंगे तो 18 आएगा, अगर इसको आप काटे होते तो 8 आया होता। ठीक है,
तो यहाँ पे जो इसके मान निकल कर आ रहे हैं तो आप आव्यूह बना दीजिए। तो आव्यूह आप मान लीजिए A बराबर, तो आपका आव्यूह A बराबर पहले इसका व्यापक रूप A11, A12, A21 और A22 कितने का आव्यूह है 2/2 का। इस व्यापक रूप की सहायता से हम 2/2 के आव्यूह की रचना कर रहे हैं। ठीक, तो आपका यह हो जाएगा A11, A11 का मान कितना है 9/2 है। A12 का मान देखिए कितना है 25/2 है। ठीक, अब उसके बाद थोड़ा सा इसको बढ़ा देते नीचे। अब उसके बाद देखिए A21 का आपने निकाला है 8, A22 का कितना है 18, तो यहाँ पे 18 हो गया। कितने का आव्यूह है 2/2 का आव्यूह है। तो इस प्रकार से यह आपके चौथे के तीनों क्वेश्चन 2/2 के आव्यूह की रचना आपने इन दिए गए शर्तों के आधार पे किया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को हटा देते हैं। इसको आप लोग खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। आइए अब 5वां देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन देखिए, सेम कंडीशन इसी तरह से इसको भी आपको लगाना है, लेकिन उसमें जो आव्यूह का क्रम है वह बदल दिया है। उसमें आपको जो आव्यूह का जो कोटि दिया है वह कितना दिया है 3x4 का, यानी 3 जो आपका जो होना चाहिए वह रो होने चाहिए और कॉलम कितने होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो इस प्रकार के आव्यूह का जो व्यापक रूप होगा वह क्या होगा, पहले रो का A11, A12, A13 पहला रो तीसरा कॉलम। ठीक है, कॉलम 4 होने चाहिए तो जाएगा A14, 4 कॉलम हो गया। और रो कितने होने चाहिए 3, यानी A21 यहाँ पे 1 होगा जी, और यहाँ पे A21, यह A22 होगा, A23 होगा, A24 होगा, दूसरे रो का चौथा कॉलम। फिर उसी प्रकार से इसका निकालेंगे A31 होगा, A32 होगा, A33 होगा, A34 होगा। यह जो आपका बन गया आव्यूह, यह 3/4 का आव्यूह का व्यापक रूप है। इसी के आधार पे हम इस आव्यूह की रचना करेंगे। तो चलिए इसकी हम रचना कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि IJ बराबर 1/2 mod ऑफ -3 प्लस J। ठीक, तो पहला अवयव आपको निकालना पड़ेगा A11। तो लिखेंगे A11 बराबर 1/2 mod ऑफ -3, इसमें I का मान हम क्या रखेंगे 1 प्लस J का मान भी कितना रखेंगे 1 ही रखेंगे। ठीक, mod ऑफ। ठीक है, अब हो जाएगा 1/2 -3 हो जाएगा। -3 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो -2 आएगा। और जब भी मार्ट से बाहर निकलेगा तो मार्ट से कोई भी संख्या बाहर निकलती है वो सदैव धनात्मक रूप में निकलती है, भले ही वह मार्ट के अंदर माइनस होती है, लेकिन जैसे ही मार्ट से वो बाहर निकलेगी तो वह धनात्मक हो जाती है। तो देखिए फिर से समझिएगा, 3 1 कम 3 तो -3 हो जाएगा और ये +1। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा -2। अब ये जब मार्ट से इसमें मार्ट लगा है, जब मार्ट से बाहर निकलेगा तो क्या बनकर आएगा 2 बनकर आएगा। ठीक है, यानी 1/2 × 2 होगा, 2 से 2 कट के कितना आ गया 1, यानी A11 कितना आया है 1 आ गया है। अब उसी प्रकार से निकालेंगे A12। 1/2 कोष्टक में I का मान वही हो जाएगा, -3 में 1 का गुणा करेंगे क्या आएगा -3 आएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, फिर प्लस J का मान 2 है तो +2 हो जाएगा। अब देखिए -3 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा -1। अगर वो मार्ट से बाहर निकलता है तो कोई फर्क नहीं, यानी 1/2 आएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से आप निकालेंगे A13। तो A13 बराबर 1/2 mod ऑफ I का मान हम 1 में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं, -3 आएगा, और प्लस 3 का मान हम क्या रखेंगे 3 हो जाएगा बराबर। अब देखिए इसमें घट के क्या आ जाएगा 0, प्लस की माइनस क्या आ जाएगा 0, यानी 1/2 बराबर 0, इसका भी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आएगा। अब उसी प्रकार से निकालना पड़ेगा A14। 1/2 mod ऑफ, अब देखिए इसका जो मान है वह -3 हो जाएगा, क्योंकि -3 में गुणा करेंगे तो -3 ही मिलेगा आपको, प्लस कितना हो जाएगा 4। अब -3 में अगर आप +4 जोड़ेंगे तो आपको 1 मिलेगा, और 1/2 में अगर आप 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं, यानी 1/2 ही आपको मिलेगा।
अब उस प्रकार से तो आपने पहले रो के चारों कॉलम तो निकाल लिए हैं, अब हम दूसरे रो के चारों कॉलम निकालेंगे। तो यानी आपका हो जाएगा A21। अब देखिए 1/2। अब यहाँ पे I का मान हम 2 रखेंगे, तो 3 दूना कितना हो जाएगा -6 प्लस, और J का मान हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तब देखिए क्या मिलेगा, -6 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो -5 मिलेगा, यानी 1/2 गुणे -5। और आप इसका सॉरी -5 मिलेगा, लेकिन मार्ट से बाहर जब आएगा तो 5 बनकर आ जाएगा, तो हो जाएगा 5/2। अब उसी प्रकार से आप निकालेंगे A22। 1/2 कोष्टक में मार्ट के अंदर, अब यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे 3 दूना 6, -6 मिलेगा प्लस, अब यहाँ पे J का है, J का जगह आप क्या रख देंगे 2, तो आएगा 1/2 गुणे -6 में आप 2 जोड़ेंगे तो -4 आएगा, लेकिन मार्ट से जब बाहर निकलेगा वो 4 में निकलेगा, और 2 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आएगा। अब उसी प्रकार से आप कर सकते हैं A23। 1/2 मार्ट के अंदर देखिए क्या होगा, यहाँ पर यह 2 दिया है और यहाँ पर ये 3, तो -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -6 प्लस J का मान कितना है 3 बराबर 1/2 गुणे, हाई प्लस -6 प्लस 3 होगा तो -3 आएगा, लेकिन मार्ट से बाहर निकलेगा और 3 बन के निकलेगा, यानी 3/2, कितना आएगा 3/2 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे A24। यानी दूसरे रो का चौथा कॉलम, यह वाला निकालना है, ठीक है। तो देखिए 1/2 तो हम रखेंगे, मार्ट के अंदर हाई -3 है और 2 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा -6 प्लस, अब J का मान कितना है 4, तो यहाँ पे हम 4 रख देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1/2 -6 में अगर आप +4 जोड़ोगे तो -2 आएगा, लेकिन मार्ट से बाहर निकलेगा तो 2 बन के निकलेगा, 2 से 2 कट के कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो यानी यहाँ तक तो हो गया, दूसरे रो के भी हमने चारों कॉलम निकाल दिए हैं। अब तीसरे रो के चारों कॉलम निकालना, यानी हो जाएगा A31। 1/2 मार्ट के अंदर देखिएगा -3 तो पहले से है, लेकिन 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -9 प्लस, अब J का मान 1 रखेंगे, तो फिर 1/2 -9 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो -8 आएगा, लेकिन मार्ट से तो बाहर निकलेगा, सिर्फ 8 बन के निकलेगा, तो यह कटेगा कितनी बार में 4 बार में कटेगा, ठीक है 4 आ जाएगा। अब निकालेंगे A32। 1/2 मार्ट के अंदर 9 हो जाएगा प्लस, अब J का मान देखिए 2 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपको मिलेगा 1/2, घटा देंगे -7 आएगा, लेकिन -7 जब बाहर निकलेगा मार्ट से तो 7 हो जाएगा, तो आ जाएगा 7/2। उसी प्रकार से निकालेंगे A33, यानी 1/2 मार्ट के अंदर, या तो -9 होगा ही, लेकिन प्लस या 3 हो जाएगा। 1/2 -9 में 3 होगा तो -6 आएगा, लेकिन मार्ट से बाहर निकलेगा तो 6 बन के निकलेगा, कितनी बार में काट देगा 3 बार में, यानी 3 आ जाएगा। अब एक और बचा है A34। 1/2 मार्ट के अंदर देखिएगा -9 हो जाएगा प्लस, इसका मान क्या है 4, देखिए 3 तो रहेगा ही, फिर 3 गुणा 3 3 9 हो जाएगा, -9 प्लस J का मान कितना है 4। तो 1/2 गुणे -9 में आप 4 जोड़े तो -5 आएगा, लेकिन -5 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 5 बन के, यानी 5/2। देखिए अगर -9 प्लस 4 है, ठीक है मार्ट के अंदर, अब मार्ट के अंदर ये क्या आएगा -5, और मार्ट से अगर कोई भी चीज बाहर निकलता है वो क्या बन के आता है धनात्मक, यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने आव्यूह के सभी पदों को तो निकाल लिया है। तो लिख दीजिएगा अब आव्यूह बराबर, क्या लिखेंगे आव्यूह A बराबर, डायरेक्ट लिख दीजिए सभी मानों को इसके आधार पे। तो A11 देखिए आपने कितना निकाला है 1, फिर A12 आपने कितना निकाला है 1/2, यहाँ पे 1/2 लिख दीजिए। A13 आपने कितना निकाला है 0, फिर A14 यानी 1/2, अब A21 यानी 5/2, अब A22 यानी 2, A23 यानी 3/2, ठीक है। अब फिर A24 कितना हो गया 1। अब लास्ट देखिएगा A31 4, A32 7/2, A33 3, A34 5/2। यह जो आपका आव्यूह बन गया है, ये कितने बाई कितने का 1 2 3 रो है
और 4 कॉलम है, 3/4 का अवयव आपका बन गया, रेडी हो गया। यही क्वेश्चन आपको इस प्रकार से लगाना था। यह तो बस एक आपका संकेतांक है, यह चीज आपको यहाँ पे एक क्या कहते हैं 3/4 का एक व्यापक रूप है। इसी के आधार पर हमने इस अवयव की क्या की है, रचना किया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इसका जो एक पार्ट और बचा है दूसरा, उसको भी मिला लेते हैं हम लोग। चलिए इसका नेक्स्ट है, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, इसका शॉर्ट स्क्रीन निकाल लीजिएगा। अब इसका दूसरा वाला पार्ट देख लीजिए, दूसरा वाला पार्ट किस प्रकार से हम लोग लगाएंगे। थोड़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही स्टेप बाय स्टेप इसे आसानी से आप लगा सकते हैं। दूसरा वाला देख लीजिए, दूसरा कह रहा है ए आई जे बराबर 2i माइनस जे। इसमें भी आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, a11। यहाँ पे a का मान क्या रखेंगे, i का मान 1 माइनस 1, 2 1 कम 2, 2 में से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, a12। यानी यहाँ पर i का मान जब भी आप 1 रखेंगे, 2 1 कम 2, सीधे लिख सकते हैं 2 माइनस j का भी मान 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। a13, a का मान 2 में रखेंगे क्या आएगा, 2 माइनस 3, घटाने क्या आएगा -1। अब फिर लिखेंगे a14 बराबर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस जे का मान 4, और 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक, आपने तो पहले पंक्ति का निकाल लिया, अब दूसरे पंक्ति का देखेंगे तो यह हो जाएगा a21। a21 जब यहाँ पे हम i का मान 2 रखें तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और j का मान -1, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3। a22 जब करेंगे 2 का i का मान 2 रखें, 2 दूना 4, -2 रख देंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। a23 बराबर करेंगे तो इसका मान हम करेंगे 2 दूना 4, माइनस जे का मान हम 3 रखेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब फिर a24 हम रखेंगे तो यह हो जाएगा, a का मान हम i का मान क्या रखेंगे 4, -4 कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब इसी प्रकार से अब हम अगला भी निकाल सकते हैं। अब a31 निकालेंगे, a31 जब निकालेंगे यहाँ 3 रखेंगे, 3 दूना 6, i j का मान -1, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5। a32 निकालेंगे तो 3 जब रखेंगे, 3 दूना 6, माइनस जे का मान -2 रख देंगे तो घटा देंगे कितना आएगा 4। फिर a33 रखेंगे तो a का मान देखिए 3 रखेंगे, 3 दूना 6, माइनस कितना आ जाएगा 3, तो घटा देंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। फिर a34 लास्ट वाला देख रहे हैं ना, a34 तो यह हो जाएगा 6 माइनस 4, घटा देंगे तो आप 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने 3/4 के अवयवों की जो उसकी संख्या 12 आपने उसके अवयव निकाल लिए हैं। तो आप अवयव निकाल लीजिए सीधे। अवयव a बराबर देखिएगा, इसी के आधार पर लिखेंगे। पहले a11 का क्या इतना है 1, a12 0 है, a13 -1 है, a14 कितना है -2 है। ठीक, अब उसी प्रकार से a21 का कितना है 3 2 1 0। ठीक है, अब उसी प्रकार से इसको, अब यह तीसरा रो का है 5 4 3 2, हम देखिए 5 4 3 2 देख रहे हैं। तीसरे रो का पहला कॉलम, तीसरे रो का दूसरा, तीसरे रो का तीसरा, तीसरे रो का चौथा, ये कितने का है 3/4 का अवयव है। तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित समीकरणों से x y z के मान ज्ञात कीजिए। यह जो आपको दिए गए हैं, यह जो दो अवयव दिए गए हैं, इनमें से x y z और x y z के आपको मान ज्ञात करना है इन अवयवों में से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो अवयव आपके सामने हैं, दोनों की जो कोटियां वो आपस में बराबर हैं, और यह दोनों अवयव एक दूसरे के बराबर भी हैं। यह जो अवयव है इस अवयव के क्या है बराबर है। अगर दोनों अवयव बराबर हैं तो इनके जो अवयव होंगे वह भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में जो दिया है 4 3 x 5। ठीक है, इस अवयव में और इस अवयव में दोनों में एकदम समानता है, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा है। दोनों बराबर हैं तो दोनों के अवयव भी बराबर होंगे। तो देखिए पहले x का मान निकालेंगे। x यहाँ पे x है, पहले रो के पहले कॉलम में, सॉरी दूसरे रो के पहले कॉलम, तो दूसरे रो के पहले कॉलम में क्या है 1 है,
तो x का मान 1 आ जाएगा। अगर आप y का निकालना चाहें तो y देखिए यहाँ पर क्या है, पहले रो के पहले कॉलम, तो पहले रो के पहले कॉलम में 4 है, तो इसलिए y का मान क्या आ जाएगा, 4 होगा। अब उसके बाद अब z का है, तो z यहाँ पर देखेंगे कि पहले रो के दूसरे कॉलम, तो पहले रो के दूसरे कॉलम में z का मान कितना है, 3। बस आपको देख लेना किसके स्थान पे कौन सा अंक है, बस वही उसका मान होगा। जैसे कि आपने देखा y का मान, तो y का मान 4 मिल गया, x का यहाँ 1 है और z यहाँ क्या है, 3 है। तो यह था आपका पहला। अब दूसरा देखेंगे। दूसरा आपको दिया है कि x प्लस वाई और 2 5 प्लस जेड एक्स वाई, यह जो आपका आव्यूह होगा इस आव्यूह के बराबर होगा। क्या आव्यूह है, 6 2 5 8, देख रहे हैं। तो यानी यह वाला आव्यूह इसके बराबर होगा, यह वाला इसके बराबर है ही, यह वाला इसके बराबर होगा, यह वाला इसके बराबर होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, ये देखिए इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, देख रहे हैं कि नहीं, हम दोनों को बराबर कर देते हैं। यानी 5 प्लस जेड बराबर 5 होगा, 5 को उधर भेज देंगे तो जेड बराबर 5 माइनस 5, तो जेड बराबर क्या आ गया, 0। यानी एक का वैल्यू आपने निकाल लिया कि जेड का मान क्या आएगा, 0। अब बच गया x प्लस वाई बराबर, तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 6 दिया है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और दिया है कि x वाई बराबर कितना है, समीकरण 1 बना लीजिए। x वाई बराबर कितना दिया है, 8, तो यहाँ x वाई बराबर हमने क्या रख दिया, 8 रख दिया। अब क्या करना है, अब आपको किसी एक को भेजना पड़ेगा इधर। अब ये देखिए क्वेश्चन आपको द्विघात समीकरण की तरफ लेके जा रहा है, तो आप जब इसको इधर भेजेंगे तो ये x बराबर आपका हो जाएगा 8/y। अब जहाँ x वहाँ पे आपके और क्या रखना पड़ेगा, 8/y। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में, जब समीकरण 1 में आप रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8y प्लस y बराबर में 6, ठीक है। और जिसके बटा कुछ उसके बटा में 1 और y का एलसीएम y से में भाग करेंगे तो एक बार यह हो जाएगा 8 प्लस 1 से y में करेंगे तो y बार, y का y में करेंगे तो y स्क्वायर बराबर 6, तो 8 प्लस y स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, 6y। 6y को उधर लेके आएंगे तो यह हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर में 0। इसको आप चाहे तोड़ दीजिए कि ऐसी दो संख्या ढूंढना जिसका गुणा करने पे 8 है और जोड़ने घटाने पे -6 आ जाए। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं क्या, 4 दूना 8 और 4 दो कितना हो जाएगा, 6। तो आप यह भी तरीका वहां पे अपना सकते हैं। इसको 4 और 2 में तोड़ दीजिए, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इस प्रकार से, यह हो जाएगा y स्क्वायर। इस 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस है तो 4 प्लस 2 लिख सकते हैं, और यह y प्लस 8 बराबर में 0। यह हो जाएगा y स्क्वायर, इधर से माइनस जाएगा तो -4, इधर से y बढ़ेंगे कितना क्या आएगा, -4y, फिर इधर से करेंगे तो -2y प्लस 8 बराबर में 0। 2 2 का जोड़ा बनाते हैं तो यहाँ से y जोड़ा बनाएंगे, y कामन निकालेंगे क्या आ जाएगा, y -4 आएगा, और यहाँ से -2 कामन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y -4 बराबर में 0, ठीक है। y -4 एक साथ हो जाएगा और y -2 एक साथ हो जाएगा। अब दो गुणनखंडों का 0 मान आ रहा है, इसका मतलब इनमें से कोई एक 0 होगा, तो हम एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे। तो y -4 बराबर 0, तो y बराबर क्या आएगा, 4। फिर लिखेंगे यदि y बराबर y -2 बराबर में 0 हो तो y बराबर क्या आएगा, 2। तो यहाँ पर y के 2 मान आए हैं, ठीक है। जब y के 2 मान आए तो x के भी 2 मान आएंगे ही। तो चलिए x के मान हम इधर ज्ञात कर देते हैं। लिखेंगे y बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर। जब y बराबर हम 4 रख रहे हैं तो देखिए हमको क्या मिलने वाला है, तो समीकरण 1 यहाँ पर है, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 6, तो x प्लस वाई का मान हमने 4 रखा बराबर 6, तो x बराबर 4 उधर घट के कितना आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक। अब उसी प्रकार से लिखेंगे, फिर जब अब हम फिर y बराबर 2 रख देते हैं। जब y बराबर
2 रखने पर, जब हम 2 रखेंगे तब देखेंगे x का मान क्या आ रहा है। तो x प्लस y का मान 2 बराबर 6, 2 को उधर कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। तो x के भी 2 मान आए हैं, y के भी 2 मान आया है, लेकिन z का सिर्फ 1 मान आया है। तो इसका उत्तर आप किस प्रकार से देंगे फाइनली, इसका उत्तर आप इस प्रकार से देंगे, ठीक है। क्या देंगे आप कि जब x बराबर 2 आया तब y बराबर हमने कितना रखा था 4, और z का मान सभी जगह क्या आ रहा है 0 आ रहा है। एक उत्तर यह हो सकता है, या वह आपका उत्तर इस प्रकार से हो सकता है, जब आपका x बराबर 4 आया तब आपका y बराबर क्या था 2 था, और z बराबर 0। या तो यह उत्तर होगा या तो यह उत्तर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप x और y के मान तथा z के मान निकाल सकते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा था। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका तीसरा वाला, ठीक है। आइए उस तीसरे वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि तीसरा आपसे क्या कहा है। उसमें भी आपको x y z का मान ही निकालना है, तो चलिए उसको भी हम लोग निकाल देते हैं। जब उसको निकालेंगे तो देखिए तीसरा दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दिया है x प्लस जेड, फिर y प्लस जेड, फिर यहाँ पे यह आपका बन गया है अवयव, बराबर दिया है अवयव इसके 9 5 7, ठीक। तो पहला जो ये अवयव होगा यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में किसके होगा 9 के, इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, ठीक। अब 2 क्या दिया है कि x प्लस जेड बराबर 5, ये हम समीकरण 2 बना लेते हैं। तीसरा जो दिया है y प्लस जेड बराबर 7, इसको हम समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं, ठीक। अब हमको x y z का मान निकालना है, तो क्यों ना हम y और z के मान उठा के समीकरण इसमें रख दें, तो हमको x का मान मिल जाएगा। तो हम वही लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है क्या आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, तो समीकरण 3 y प्लस जेड, वाई प्लस जेड का हम क्या रख सकते हैं 7, यानी x प्लस 7 बराबर 9, 7 को जब पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 2 आ गया। सेम प्रक्रिया वही, समीकरण 2 का मान फिर हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ से आपको y और z का मान पता चलेगा, यहाँ से z और x और z का मान पता चलेगा, तो यहाँ से y का मान पता चल जाएगा। फिर लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 आपका है क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण 2 क्या कहता है x और z के साथ आप क्या रख सकते हैं 9, इसका मतलब y को y रहेगा, लेकिन x प्लस जेड आप क्या रख सकते हैं 5 बराबर 9, 5 को पक्षांतर कर देंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपने x और y का मान तो निकाल लिया, अब हम z का मान क्या निकालेंगे, x और y का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे तो हमको z का मान मिल जाएगा, ठीक है। लिखेंगे x तथा y का मान समीकरण 1 में। जब हम समीकरण 1 में रख देंगे तो देखिए क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x का मान 2, y का मान 4 प्लस जेड बराबर 9, 4 2 6 प्लस जेड बराबर 9, तो z बराबर 3, तो x बराबर जो आपका आया 2, y बराबर 4 और z बराबर क्या आ गया 3। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों क्वेश्चनों का हल था x y और z के जो मान निकालने, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 इसका। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है a b c d का मान निकालने के लिए, सेम क्वेश्चन इसी तरह से है, तो चलिए उसके भी मान हम लोग निकाल देते हैं इसी प्रकार से। तो आपका देखिए दिया है अवयव a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, 3c प्लस डी, इस प्रकार से अवयव बना के दिया है। बराबर में कहा है -1 0 5 13, तो
सभी अवयव बराबर हैं, इसके बराबर 1 होगा, यानी a माइनस बी बराबर -1, समीकरण नंबर 1। तो यह हो जाएगा 2a माइनस बी बराबर में क्या है 0, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यह हो जाएगा 2a प्लस सी बराबर में कितना होगा 5, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। और यह 3c प्लस डी बराबर 13, समीकरण नंबर 4। अब इन्हीं की सहायता से हम मान निकालेंगे। तो देखिए हम लोग लिख क्या सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, यह 2a है, देख रहे हैं कि नहीं। हम इस 2a को इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं 2a माइनस बी, हमको a माइनस बी का मान पता है, लेकिन ये 2 है, हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं a प्लस a माइनस बी, लिख सकते हैं। अब यही पे इसका मान हम रख देंगे कितना -1, तो हमको a का मान मिल जाएगा। जब a का मान मिल जाएगा तो हम धीरे धीरे सबका मान निकाल सकते हैं। तो क्या करिए, तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर समीकरण 2 को हम लोग क्या लिखेंगे 2a माइनस बी बराबर 0, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस a माइनस बी बराबर 0। तो a माइनस बी का मान कितना है -1 है, तो यह हो जाएगा a प्लस -1 बराबर 0। तो 1 को पक्षांतर कर देंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा 1 आ गया। जब a का मान मिल गया, इसी किसी में रख के समीकरण 1 में रख के b का मान निकाल लीजिए। a का मान समीकरण 1 में, a का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हमको मिलेगा a माइनस बी बराबर -1। तो 1 का मान क्या रखेंगे 1 माइनस बी बराबर -1, 1 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस बी बराबर, ये उधर माइनस होगा तो माइनस माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस हट के बी बराबर क्या आ गया 2। अब आपने b का मान निकाल लिया, तो b का मान आप लाके कहाँ रख देंगे, b का मान तो इसमें नहीं, लेकिन आप इसमें a का मान रख के यहाँ से c का मान निकाल सकते हैं। देखेंगे a का मान समीकरण 3 में, a का मान समीकरण 3 में, जब आप समीकरण 3 में रखेंगे तो आपको क्या होगा, तो यह जो समीकरण 3 है 2a प्लस सी बराबर 5। a का मान आप देखिए यहाँ पे a का मान रख सकते हैं ना, तो रख दीजिए 2 गुणे a का मान 1 प्लस सी बराबर 5, 2 1 कम 2 प्लस सी बराबर 5, 2 को पक्षांतर करेंगे तो 5 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब c का मान इसमें रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा d का मान मिल जाएगा। तो c का मान समीकरण 4 में, c का मान समीकरण 4 में रख दीजिए। जब समीकरण 4 में रखेंगे तब क्या होगा, दिया है 3c प्लस डी बराबर में 13, 3 गुणे c का मान 3 प्लस डी बराबर 13, 3 त्रिका 9 प्लस डी बराबर 13, पक्षांतर कर देंगे तो d बराबर आपको क्या मिल जाएगा 4, क्योंकि 13 में से 9 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। तो आपने a b c d तीनों के मान निकाल दिए, तो लिख देंगे आप यहाँ पर कि a बराबर आपने निकाला 1 आया, b बराबर आपने निकाला 2 आया, c बराबर आपने निकाला 3 और d बराबर आपने जब निकाला फाइनली तो d का मान 4 आ गया। तो इस प्रकार से आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 के जो 7 में a b c d के जो मान निकालने थे आपने इस प्रकार से यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 बचे हैं उसको भी आप देख लीजिए। तो अब हम 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन में आपसे कहा क्या है कि दिया a बराबर, यह किसी आव्यूह का एक संक्षिप्त रूप में दिया है कि यह m/n का आव्यूह है। ठीक है, और यह एक वर्ग आव्यूह है। यह जो आपका आव्यूह दिया गया a है, यह एक कैसा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। यदि अब यह वर्ग आव्यूह में हमने अभी आपको बताया था कि वर्ग आव्यूह में जो आपके m और n होते हैं यह दोनों इक्वल होते हैं। तो इसमें पूछा है कि m जो होगा लेस देन n से, यानी n बड़ा होगा m से तब जाके वर्ग आव्यूह होगा, या m बड़ा होगा n से, या m n बराबर होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद जान जाइए आप लोग कि अगर वर्ग आव्यूह होगा तो इन दोनों के मान बराबर होने चाहिए, क्योंकि जब रो और कॉलम जब बराबर होंगे तभी आपका जाकर वर्ग आव्यूह बनेगा। यानी इसमें विकल्प नंबर कौन सही है, तीसरा। कब, जब m और n दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी आपका क्या बनेगा, वर्ग आव्यूह।
अगर m और n बराबर नहीं होंगे तो आपका वर्गाव्यूह नहीं बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। कहा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान हैं। यह आपको दो अवयव दिया है, बताना है कि इनमें से कौन सा मान हम रख दें इसमें कि दोनों अवयव समान हो जाए। तो हम मान लेते हैं, हम समान मान के लगाते हैं बराबर करके, देखते हैं इनमें से कौन सा विकल्प आता है। तो हम मान लेंगे ये दोनों क्या है, दोनों क्या है, बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हम मान लेंगे कि दोनों बराबर हैं। अब बराबर मान के लगाएंगे तो हमारे x और y का मान निकल कर आएगा, तो हमको पता चल जाएगा कौन सा विकल्प यहाँ पे रखा जाएगा। तो लिखेंगे 3x + 7 और यहाँ पे क्या हो गया 5, यहाँ हो गया y + 1, यहाँ हो गया 2 - 3x। देखिए वो आपसे पूछा कौन सा मान रखेंगे दोनों बराबर हो जाए, बराबर नहीं करेंगे, हम बराबर मान के लगाएंगे। हम मान लेंगे दोनों बराबर हैं, तो 0 y - 2 8 और 4। अब हम यहाँ से मान हमको प्राप्त हो सकता है, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ से देखिए हम निकाल सकते हैं, तुरंत मान आप निकाल सकते हैं कि y - 2 बराबर क्या है 5, 2 को उधर भेज देंगे तो y बराबर 7। तो y बराबर 7 तो आपने निकाल लिया है। अब जरा हम x बराबर देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। अब हम y को तो निकाल लिए हैं, अगर आप यहाँ से देखेंगे y बराबर, तो यहाँ से भी y बराबर 7 ही मिलने वाला है। ठीक है, x का मान देखिए 3x + 7 बराबर में क्या है 0, 7 को पक्षांतर कर दीजिए तो 3x बराबर क्या आ गया -7, तो x बराबर -7/3 आया। ठीक है, अगर आप इस y का भी आप ट्राई करना चाहें ट्राई कर लीजिए कि y + 1 बराबर 8 है, एक उधर करेंगे तो y बराबर 7 आया। अब इसके बराबर इसको हम रख के देखते हैं कि 2x - 3 बराबर 4, 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो -3 बराबर 4, -2 हो जाएगा। तो -3x बराबर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, x बराबर आ जाएगा -2/-3, जो कि हम आपको यहाँ पे लिख के दिखा देते, नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 - 3x बराबर 4, 2 को पक्षांतर कर देंगे तो -3x बराबर 4 - 2, तो -3x बराबर घटा देंगे कितना आएगा 2, तो x बराबर 2/-3 हो जाएगा। यानी x के देखिए y के तो दोनों मान समान आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे x का मान एक आ रहा है -7/3, दूसरा है 2/-3, जो कि एक ही अवयव के लिए x के दो मान संभव नहीं है। जब भी होना चाहिए वह x का एक ही मान होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। ये नहीं कि आप लोग जल्दबाजी में इसको आप टिक कर दें, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि आप जानिए कि x के दो मान किसी एक ही अवयव के लिए निकाले नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जानिए कि एक ही, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे जैसे y का मान समान आया, उसी प्रकार से x का मान अगर समान होगा तभी आप कह सकते हैं कि x का जो मान आएगा वह इसके लिए क्या होगा, समान युग्म कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर x के दो अलग अलग मान आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम कह देंगे कि ज्ञात करना क्या है, संभव नहीं है, क्योंकि x का एक ही मान होना चाहिए। यहाँ पर जो निकलेगा अवयव के लिए वह x का एक मान होना चाहिए, यहाँ पर दो मान आ रहा है, जिसकी वजह से आप क्या कह देंगे कि ज्ञात करना संभव नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कहा है, तो चलिए यहाँ पर हम साइड में आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहा है कि 3 × 3 यानी 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। यानी आपको एक अवयव की रचना करना है। ठीक है, अब आप उस अवयव की रचना करना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर आपका A1 A2 A3 इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। हालांकि आपको लगाने सिर्फ आपको विकल्प बताना है कि कितने बाई कितने का है, 3/3 का अवयव है। ठीक है, अब कह रहा है इसमें जो संख्या भरनी है वह A0 या 1 भरनी है। समझ रहे हैं ना, इसमें आप एक बार 0 भर सकते हैं और एक बार क्या भर सकते हैं 1। यानी इसके भरने के कितने कंडीशन हो गए 2। अब इसमें टोटल कितने अवयव भरना है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 अवयव को अब भरना है, इसके भरने की 2 कंडीशन है और भरना कितना है 9। यानी इसको भरने की कंडीशन कितनी है 2 और भरना कितना है 9। तो 9 से इसी में हम 2 का गुणा 9 बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी 2 की पावर हम 9 लिख सकते हैं। अब 2 की पावर 9 का जो मान आता है वह 512 आता है। यानी
हम 0 और 1 को कितने तरीके से भर सकते हैं? 512 तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो विकल्प नंबर होगा वह कितना होगा? 512 हो जाएगा। कैसे? देखिए, इसको भरने के 2 तरीके हैं, ठीक है। इसको भी भरने के 2 तरीके हैं, इसके भी भरने के 2 तरीके हैं, इसके भी भरने के 2 तरीके हैं। इस प्रकार से आप कितने प्रकार से भर सकते हैं, कितने प्रकार का अवयव बना सकते हैं? टोटल 512 अवयव बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके यह प्रश्नावली 3.1 समाप्त होती है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो और भी बच्चों के यहाँ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, ठीक है।